यूक्रेन ने कहा चाइना को कि आ जाओ भैया हमारी कोई मदद कर दो। लेकिन जैसे ही चाइना का प्रधानमंत्री दावोस में पहुंचा, उसने कहा हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जेलेंस्की ने बयान दिया कि ये मेरे बराबर का नहीं है। दावोस का जिक्र किया तो दावोस में ही फिलहाल रहने की कोशिश करते हैं। दावोस में कल इजराइल के राष्ट्रपति शाह हरजोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि जंगबंदी को लेकर अभी हमारा कोई मूड नहीं है। लेकिन मैं उनके इस सवाल पे बात नहीं करना चाहता हूं, उनकी उपस्थिति पे बात करना चाहता हूं। इससे पहले दुबई में जब जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन हुआ तो उसमें भी यही पहुंच गए। यानी जब से जंग हो रही है तब से नेतन्याहू बाहर नहीं निकल रहा है अपने देश से। क्या उसको डर लग रहा है? क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडेन बड़े बुझे बुझे से नजर आए। उनके अंदाज से ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हो कि हमने भाई हूतियों को आतंकवादी भी घोषित कर दिया, हमने हूतियों पे हमले भी कर दिए, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कष्ट तो बहुत है, वो उनकी बातों में झलक भी रहा है। और इस साल उन्हें भी चुनाव में जाना है। अब जब धंधा ही नहीं होगा, और इनके लिए तो धंधा ही सब कुछ होता है। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको और चिली आईसीसी चले गए हैं। ये क्या मामला है? और वो कह रहे हैं कि युद्ध अपराध में जांच कराने की मांग को लेकर वो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमास का जो लीडर है, जिसको सबसे बड़ा जो है मिलिट्री का कमांडर बताया जा रहा है, यह सिंवार है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जो हमास को फंडिंग होती है, हम उस पर भी रोक लगाने की पूरी कार्रवाई करेंगे की तरफ। तो नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान द्वारा जो उनकी नौसेना का युद्धाभ्यास किया गया था, उसके जवाब में उसने पानी के अंदर परमाणु परीक्षण कर डाला है। जिस दौर में लाल सागर की टेंशन बढ़ी हुई है और हूती सबसे बड़ा एक सिरदर्द बने हुए हैं अमेरिका के लिए, उस दौर में नॉर्थ कोरिया ने इस तरीके के हथियार का जिस तरीके से परीक्षण किया है, क्या हम हूतियों से जोड़ के इसको देख सकते हैं? धाकड़ खबर, बेखौफसुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा लगता है कि दुनिया ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी हुई है और यह ज्वालामुखी कभी भी विस्फोट कर सकता है। और यह विस्फोट इस बार इतना जबरदस्त होगा जितना इससे पहले आज तक देखने को नहीं मिला है। कुछ लोग तो इसे तीसरा विश्व युद्ध कहने लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह अरब की दुनिया से उठेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नॉर्थ कोरिया से उठेगा, कुछ लोग कह रहे हैं ये रशिया की तरफ से उठेगा, कुछ लोग ना जाने कहां कहां की बातें कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि दुनिया वाकई में ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी हुई है। क्योंकि आज एक बड़ी खबर सामने आई है। नॉर्थ कोरिया, जहां के राजा ही हैं आजकल, ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं इन्हें राजा ही समझिए। अब ये लोकतंत्र वोकतंत्र को कोई मानते भी नहीं है। तो उसने जो है आज पानी के अंदर जो है परमाणु परीक्षण कर डाला है। इस पूरी खबर से पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई है। इसके अलावा चाइना जो है वो लाल सागर पर पूरा अपना फोकस बनाए बैठा है। शायद उसको वहां से कोई धंधे की उम्मीद हो सकती है। इसके अलावा जो यूक्रेन जो है चाइना की तरफ उम्मीद से देख रहा था कि आ जाओ हमारा कुछ मसला हल करा दो, चाइना ने कहा चल भाई भाग जा, हम तेरी मदद करने वाले नहीं। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये और ज्यादा उसको घिसना चाहते हैं? इसके अलावा बाइडन बेबस से क्यों नजर आ रहे हैं हूतियों के सामने? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उनका इसी तरीके का अंदाज दिखाई दिया है। तो इन तमाम पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। कोई एक मुद्दा फोकस में आज नहीं रहने वाला है। आप समझ सकते हैं एक बुलेटिन के तौर पे एक डिस्कशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लेकिन अपनी पैनी नजर रखते हैं जियोपॉलिटिक्स पर। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। सवालों की शुरुआत करते हैं चाइना और यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन ने कहा चाइना को कि आ जाओ भैया हमारी कोई मदद कर दो। लेकिन जैसे ही चाइना का प्रधानमंत्री दावोस में पहुंचा, उसने कहा हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जेलेंस्की ने बयान दिया कि ये मेरे बराबर का नहीं है। जी बिल्कुल, जेलेंस्की अपनी एम्बारासमेंट यानी जो चीन ने नकार दिया उसको छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि वह अधिकार के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से उनके बराबर नहीं है। यह मूर्खता भरी उनकी स्टेटमेंट है। हाँ, चीन ने जिस ढंग से दरकिनार किया वैसे उन्हें शायद करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बदला चुका है कि पहले जो चीन ने प्रस्ताव दिया था, युद्ध विराम का एक फॉर्मूला लाया था, उसे यूक्रेन ने नकार दिया। एक्चुअली नकारा तो था यूएसए ने, उसके ठंडे बस्ते में डाल दिया।
लेकिन फिर भी यहां यह दिखाता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव है और यूक्रेन कहीं से भी अभी युद्ध विराम नहीं चाहता है। जी। तो फिलहाल यही मसला है या एक ये नई बहस छिड़ गई है, और जो कोशिश शायद यूक्रेन कर रहा था चाइना के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की, वो अब उल्टी यूक्रेन पर पड़ गई है। यूक्रेन फंस गया है और अब वो कह रहा है कि हम जंग में जाएंगे, और जर्मनी और तमाम यूरोप कह रहे हैं भाई हम तेरी मदद करेंगे। जर्मनी और फ्रांस के मदद के बाद से फिर यूक्रेन एक तरह से कहें तो उछलने लगा है। जो बीच में ठंडे पड़ गए थे ये लोग, क्योंकि फिलिस्तीन का अलग मोर्चा खुल गया था और अमेरिकी कांग्रेस इनको आर्थिक और मिलिट्री मदद देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो रही थी। लेकिन ये कब तक इन पर चलेंगे बात अलग है। एक और बात बताऊं कि इसी वर्ष जहां दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में चुनाव होने वाले हैं, यूक्रेन में भी चुनाव है, जिसको जेलेंस्की ने कहा है कि अभी चुनाव नहीं करवाएंगे। यानी जेलेंस्की वहां के एकमात्र एक डिक्टेटर बन गए हैं, चुनाव नहीं होगा और जो चाहेंगे वही करेंगे। वह चीन को भी यदि जरूरत पड़े तो उंगली दिखा सकते हैं, अमेरिका को भी दिखा सकते हैं, और अभी यूरोपीय यूनियन के मदद जिसमें यूके भी है, वो उसको हम कैसे भूल सकते हैं। यूके तो हर जगह आग लगाने में माहिर है। लेकिन देखते हैं कब तक चलेगी। जी। दावोस का जिक्र किया तो दावोस में ही फिलहाल रहने की कोशिश करते हैं। दावोस में कल इजराइल के राष्ट्रपति शाह हरजोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि जंगबंदी को लेकर अभी हमारा कोई मूड नहीं है। लेकिन मैं उनके इस सवाल पे बात नहीं करना चाहता हूं, उनकी उपस्थिति पे बात करना चाहता हूं। इससे पहले दुबई में जब जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन हुआ तो उसमें भी यही पहुंच गए। यानी जब से जंग हो रही है तब से नेतन्याहू बाहर नहीं निकल रहा है अपने देश से। क्या उसको डर लग रहा है? डर तो लग ही रहा है, लेकिन दूसरा मसला यह भी है साथ साथ कि इजराइल किसी भी इंटरनेशनल फोरम को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि एक तरह से दरकिनार हो चुका है इस युद्ध के कारण, इस खासकर जनसंहार के कारण, जिससे अमेरिका भी नेतन्याहू से पाला झाड़ना चाहते हैं। और नेतन्याहू को इस रूप में देखा जा रहा है, इस रूप में दिखाया जा रहा है, बल्कि अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया में अब, कि उनके हट जाने के बाद से चीजें ठीक हो जाएंगी। यानी जो गड़बड़ी और उनके कारण की, वह इजराइल के कारण नहीं हो रहा है, वह जियोनिज्म के कारण नहीं हो रहा है। और इसलिए नेतन्याहू कुछ दबे दबे से है, अपने ही क्षेत्र में जो भी चिल्लाना है, हंगामा करना वो कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी। बिल्कुल सही आपने कहा। वापिस आते हैं चाइना की तरफ। उसने कहा है कि हम लाल सागर पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर अपना पूरा फोकस किए हुए हैं। तो क्या वो फोकस कर रहा है या वो ये सोच रहा है यहाँ पे उसके लिए कोई नया धंधा निकल जाएगा? नया धंधा तो कर ही है जिसकी हम बातें कर चुके हैं। चीन का बहुत बड़ा हिस्सा इस लाल सागर से होकर गुजरता, साथ साथ उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वह पूरे अरब कंट्रीज को यूरोप से और अपने देश से जोड़ना चाहता है, जिसमें समुद्री रास्ते भी हैं, सड़क भी हैं, रेलवे लाइन भी होगा, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एनर्जी के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे। उनकी चर्चा हम डिटेल में नहीं करेंगे। वह इन सब मसलों के लेकर आप जहां जाएं वहां पे एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें जरूर होती है। तो वह अपने आगे भविष्य की बात देख रहा है। जी। वो भविष्य की बात देख रहा है या वो हूतियों को और इस इलाके में जो और तमाम जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस लड़ रही हैं उनको इशारा दे रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडेन बड़े बुझे बुझे से नजर आए। उनके अंदाज से ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हो कि हमने भाई हूतियों को आतंकवादी भी घोषित कर दिया, हमने हूतियों पे हमले भी कर दिए, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। जो बाइडेन की कहें तो वह क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, और बोलने के बाद लोग कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न पे कि क्या हूती पर जो आक्रमण हो रहा है वह कहीं आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसके दो जवाब दिए। पहला उन्होंने कहा हम तो आक्रमण कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, आगे बढ़े ना बढ़े। और दूसरा कहते हैं कि हूतीज रुक नहीं रहे, वो भी अपना आक्रमण बरकरार रखे। अभी तक 40 से अधिक वो मिसाइल और यूएवी मार चुके हैं। तो जो बाइडेन जो बोलते हैं उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तकरीबन पूर्णतः नहीं, जो अमेरिका एक्चुअली करना चाह रहा है। और वह कंफ्यूज खुद भी है, दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। जी। लेकिन यहां ऐसे भी तो हम समझ सकते हैं ना कि शायद इनकी जो झुंझलाहट वो नजर आ रही है वो इसलिए क्योंकि इनके हमले करने की वजह से जो थोड़ा बहुत कारोबार लाल सागर में हो रहा था वो भी पूरी तरह बंद हो गया है। बंद तो हो ही चुका है, बहुत लोग परेशान हैं। लाल सागर में केवल आसपास में सऊदी अरबिया
और इजिप्ट खासकर उन्हीं का नहीं बल्कि फ्रेंच, जापान तक का ये सारे जहाजों के साथ बड़ी मुश्किलात बढ़े हैं। इसलिए परेशान बहुत लोग हैं और इसके कारण जो दबाव पड़ रहा है इजराइल पे कि तुम युद्ध रोको, उसके कारण अमेरिका भी परेशान है। जहां अमेरिका चाहता है जल्दी से जल्दी इस युद्ध का एक अंत आए, और वहां पे ये सारे जो इनके एड्स जा रहे थे, केवल आर्म्स सबमिशन का ही नहीं है, ये जो तेल और बाकी सब चीजें जो जा रही थी वह भी तकरीबन बहुत सारे घट गए हैं, या वो 10 दिन 12 दिन एक्स्ट्रा उधर से अटलांटिक महासागर से घूम के आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के नीचे से आ रहे हैं। कष्ट तो बहुत है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कष्ट तो बहुत है, वो उनकी बातों में झलक भी रहा है। और इस साल उन्हें भी चुनाव में जाना है, अब जब धंधा ही नहीं होगा, और इनके लिए तो धंधा ही सब कुछ होता है। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको और चिली आईसीसी चले गए हैं, ये क्या मामला है? और वो कह रहे हैं कि युद्ध अपराध में जांच कराने की मांग को लेकर वो गए हैं। एक तरफ जहां साउथ अफ्रीका इन लोगों को यानी इजरायलियों को ले गया है आईसीजे में यानी कोर्ट में, वहीं तरफ ये लोग व्यक्तिगत रूप से नेतन्याहू को दोषी मान रहे हैं, और आईसीसी ने इसकी यदि पड़ताल करनी शुरू की इनके कहने पर, चिले और उनके जो दूसरे साथी हैं, और ये वहां से पहुंच रहे हैं यानी सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ये लोग आ रहे हैं, और एक तरह से कहें तो अर्जेंटीना जो बिल्कुल प्रो इजराइल और अमेरिका हो गया, खुलेआम कह रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और कदम होगा इनका पूरे सदर्न अमेरिकन या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए एंटी अमेरिकन फ्रंट को मजबूत करने में भी जी। एक सवाल यहाँ पे ये भी तो पैदा हो रहा है ना सर, कि इससे पहले आईसीसी में साउथ अफ्रीका जा चुका है, बांग्लादेश जा चुका है, बोलिविया जा चुका है, आईसीसी तो कुछ कर नहीं रहा। आईसीसी ने कम से कम 2 दिन सुनवाई करके फैसले को सुरक्षित तो रख लिया है, तो क्या इनके जाने के बाद आईसीसी अब कुछ हरकत में आएगा? आ सकता है, यह डिपेंड करता है किस हद तक वो लोग स्वतंत्र है, किस हद तक वो करने को तैयार है। लेकिन आईसीसी में अभी तक कोई नहीं गया था, और इससे नेतन्याहू की कष्ट और भी बढ़ सकती है, जिसको हटाने के लिए केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि इजरायली जनता परेशान है। उनके परिवार के साथ हजारों लोगों ने तेल अवीव के एक रास्ते को बंद सा कर रखा है कि हमारे कैदी वहां पड़े हुए हैं, तुम यहाँ युद्ध को बढ़ाए जा रहे हो, उसको खत्म नहीं कर रहे, उनको वापस नहीं ला रहे जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दो मुहा चेहरा सामने आया है यूरोपीय यूनियन का। एक और तो उसने प्रस्ताव पास किया कि भैया जंगबंदी कर दो, दूसरी ओर उसने कहा कि हमास का जो लीडर है, जिसको सबसे बड़ा जो है मिलिट्री का कमांडर बताया जा रहा है, यहया सिंवार है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जो हमास को फंडिंग होती है, हम उस पर भी रोक लगाने की पूरी कार्रवाई करेंगे। हमास ने इसका जवाब दिया है, वह सुनने लायक है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन या अमेरिकन बैंक में, और वहां पे इनका कोई फंड नहीं है। यानी अब ये हमास के साथ साथ उनके नेता को यदि करते हैं, छोटा मोटा उनका फंड होगा जहां पर रह रहे हैं, तो यह माइनर सा चीज है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप किस ढंग से, जैसे इन्होंने लीबिया में वहां के कर्नल गद्दाफी को मारने के बाद से उनकी जो संपत्ति थी लूट ली। हम अभी सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, बोलिविया और वेनेजुएला के लाखों करोड़ों ने अरबों रुपए के उनके संपत्ति को फ्रीज कर रखा है, रूस के भी को फ्रीज कर रखा है। इनकी यह नियत खुलेआम है कि वर्ल्ड मार्केट से जहां नहीं मिल रहा है, यहाँ पे युद्ध करो। जिनका पैसा ब्लैक मार्केट में स्विट्जरलैंड या कहीं भी पनामा में या फंसा हुआ है, मॉरिशस में है, इनको सीज कर लो। और हमास के ही नहीं, अब यहाँ पे हमास से रिलेटेड जो लोग हैं इनका नजर वहां पे है और उनको फ्रीज करेंगे। यह बहुत बड़ा एक लेसन है उन लोगों के लिए जो विदेशों में अपना धन जमा करते हैं, खासकर सरकारी फंड वाले जी। बिल्कुल सही बात आपने कही लास्ट में, कि जो सरकारी फंड वाले अपना पैसा जमा कर देते हैं ना, वो बाद में टेंशन में आ जाते हैं, छाती पीटने लग जाते हैं, काला धन देश के बाहर चला गया, काला धन लाकर 15-15 लाख दिए जाएंगे। खैर छोड़ते हैं, चलते हैं अब नॉर्थ कोरिया की तरफ। तो नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान द्वारा जो उनकी नौसेना का युद्धाभ्यास किया गया था, उसके जवाब में उसने पानी के अंदर परमाणु परीक्षण कर डाला है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया करता रहा है, लेकिन परमाणु परीक्षण ना कहें, यह है अंडर वाटर, तो जो आपने कहा ठीक है, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। यानी यह एक सिस्टम है जो पिछले वर्ष भी वो कर चुका है। इसको अभी तक सीक्रेट वेपन कहता था, लेकिन अब सामने आ चुका है। हम इसको इस तरह समझें कि यह सिस्टम मतलब
ऐसा ड्रोन जो हवा में नहीं बल्कि पानी के अंदर में काम करता है और पनडुब्बी से अलग चीज है, जो काफी हद तक गुप्त रहता है छोटे होने के कारण, वह दुश्मनों के रेडार में नहीं आता है, उसका परीक्षण कर रहा है। उसको एक्सप्लोड करने से जो न्यूक्लियर वेपन का मिनिमम है, उसके रेडियो एक्टिविटी के जो एक्सप्लोशन होगा, उससे कई सैकड़ों किलोमीटर तक के जहाज जो दुश्मनों को होंगे उसको वो बर्बाद करने में सक्षम होगा। और यदि यह सही में यदि सक्सेसफुल होता है तो यह अंदर ही अंदर बहुत दूर तक जाके न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर, इसका दूसरा कारण यह है, मैं बताऊं, सेकेंड हिट कैपेबिलिटी। यानी मान लीजिए नॉर्थ कोरिया छोटा है, इसके ऊपर अमेरिका 1 या 2 परमाणु बम गिरा देता है, तो यह कैसे वापस आक्रमण करेगा? तो इसके वेपन्स, नाउ न्यूक्लियर वेपन सबमरीन में, इस ड्रोन्स में, यानी इस पर्टिकुलर अंडर वाटर सिस्टम में या स्पेस से मारने की क्षमता बरकरार रहेगी। और उसके बाद भी, इनके खत्म होने के बाद भी वह अमेरिका पर आक्रमण कर सकेगा। इसलिए बहुत ही घातक, बहुत ही सटीक और बड़ा ही इफेक्टिव वेपन है। इससे अमेरिका के डर को बढ़ाएगा और एक बहुत बड़े डिटरेंस के रूप में काम आएगा। जी, जिस दौर में लाल सागर की टेंशन बढ़ी हुई है और हूती सबसे बड़ा एक सिरदर्द बने हुए हैं अमेरिका के लिए, उस दौर में नॉर्थ कोरिया ने इस तरीके के हथियार का जिस तरीके से परीक्षण किया है, क्या हम हूतियों से जोड़ के इसको देख सकते हैं? हूती से तो जुड़ा ही हुआ, देखिए पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ये कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है। इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईरान पाकिस्तान भी जो भी हुआ है, आपने उसको दिखाया है, वो भी होगा। तो नॉर्थ कोरिया की उपस्थिति केवल अब हूतीज यानी मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि दूर दराज भी फैल रहा है। उनके वेपन तो अब यूक्रेन के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं रशियन फौजियों के द्वारा। और स्पेस में और अंडर वाटर जो उनकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, केवल वह साउथ कोरिया ही नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि साउथ कोरिया हमारा मुख्य दुश्मन हो गया, उसके साथ हम रीयूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, वो सब बेकार की बात है। और जापान तक को भी ये हिला देगा और सोचने को मजबूत करेगा कि सही में हम नॉर्थ कोरिया को भड़काएं। जहां तक उनके शासक, जिसकी बात आपने शुरू में की, किम जोंग उन, उनसे ये लोग भय खाते हैं कि पता नहीं ये कब क्या कर बैठेगा। हालांकि बड़ा ही सटीक और तौर तरीके से ये काम करते हैं। और नॉर्थ कोरिया इस रूप में उभर रहा है कि अनलाइक, मतलब ईरान की तरह एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक मिनी ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है। जहां तक टेक्नोलॉजी और इसकी मार क्षमता की बात है, लॉन्ग रेंज मिसाइल तो ही है। जी, उसकी मदद कौन कर रहा है? क्या वो खुद कुछ कर पा रहे हैं क्या सर? इसकी नहीं, खुद तो कर ही रहे हैं, बहुत जबरदस्त रूप से इन्होंने विकास किया है। इसकी मदद शुरुआती दिनों से तो चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, अभी भी तकरीबन है, उनसे भी इन्होंने टेक्नोलॉजी ली है और रशिया से भी ली है। यह सब मिला जुला असर है। जी, रसिया जो इस पूरे मामले में एक तरीके से शांत बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में इतनी हलचल मची हुई है, लेकिन शायद वो देख रहा है या तो यूक्रेन से अपनी जान छुड़ाने में लगा हुआ है या जगह जगह अमेरिका को उलझाने में लगा हुआ है। उसके विदेश मंत्री ने दावोस में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वो यूएनएससी में मिडिल ईस्ट के मामले को लेकर जाएंगे और वहां बात रखेंगे। तो ये क्या सिर्फ यूएनएससी का ही खेल खेल रहा है रूस? रूस केवल यूएनएससी का तो खेल नहीं खेल रहा है, डिप्लोमेटिक मामले में जहां भी हो, अफ्रीका हो, इंडिया हो, हम देख ही रहे हैं, और बाकी अन्य देशों में भी वो जो काम कर रहा है उसमें वह छोड़ नहीं रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। एक जनमत, पूरे विश्व भर में जनमत को तैयार करने में, और वैसे छोटे छोटे देशों को और वैसे यूरोपियन देशों को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, तुम्हारा सही में यदि इंडिपेंडेंस चाहिए, सही में तुम्हारा विकास चाहिए, सही में शांति चाहिए, तो तुम रशिया के साथ आओ, ना कि अमेरिका और नेटो के साथ जाओ। एक तो वहां चल रहा है, दूसरे अप्रत्यक्ष रूप से जहां भी भड़क रहा है वहां रूसी हाथ कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है। और अपने आप जो लड़ रहा है वह तो कर ही रहा है। और अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते में भी उसने काफी क्षेत्र में उसने एक तरह से विजय पाई है, खासकर नदन फ्रंट पे उसने फिर से एक बड़ा, एक अच्छे खासे जगह को उसने कैप्चर कर लिया है। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हर कोई अपनी गोटियां फिट करने में लगा हुआ है। ये भैया विदेश
नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, कूटनीति है, इसको समझना रणनीति है, इतना आसान नहीं हो सकता। जो चीजें जब होती हैं वो आपके सामने रखना पत्रकार के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। उसमें सर का सहयोग मिलता है, वो उस पर बहुत अच्छे से बताते हैं और आसान शब्दों में बताते हैं। आप उनके चैनल पर भी जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।